इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय शक्ति, नेशनल पावर। तो राष्ट्रीय शक्ति शुरू करने से पहले ऊपर दो लाइन लिखी हुई हैं। ये दो विचारक हैं जिन्होंने शक्ति के बारे में कुछ कहा है। तो सबसे पहले इन दो विचारकों को देख लेते हैं, उसके बाद में राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ, इसकी विशेषताएं, इसके तत्व, इसके प्रकार, इन सभी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो ऊपर दो लाइन लिखी हुई हैं उनको देख लेते हैं। तो एक विचारक है श्वार्ज़नबर्गर। ये कहता है कि दूसरे से उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना ही क्या है, शक्ति है। तो किसी दूसरे से या दूसरे राष्ट्र से उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना राष्ट्रीय शक्ति होती है। ये कौन कहता है? श्वार्ज़नबर्गर। दूसरा है जोसेफ नाय। जोसेफ नाय कहता है कि प्यार की तरह है, शक्ति को महसूस कर सकते हैं। यानी कि शक्ति को हम देख नहीं सकते हैं बल्कि उसको केवल महसूस कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं राष्ट्रीय शक्ति। तो देखो, शक्ति क्या होती है? किसी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने की क्षमता या दूसरे व्यक्ति से अपना कार्य करवाने की क्षमता। तो इसी प्रकार राष्ट्रीय शक्ति क्या हो जाएगी कि एक देश की ऐसी क्षमता जिसके द्वारा वह दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को प्रभावित कर सके या दूसरे राष्ट्रों के माध्यम से अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर सके, वो हो जाएगी राष्ट्रीय शक्ति। तो यहाँ पर मैंने मार्गेनथाउ राष्ट्रीय शक्ति को किस प्रकार परिभाषित करता है वो यहाँ पर मैंने लिखा है। तो मार्गेनथाउ के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्र की वह क्षमता है जिसके माध्यम से वह दूसरे राष्ट्रों के कार्यों, व्यवहार व नीतियों को अपनी इच्छा व हितों के अनुसार नियंत्रित करता है। तो मार्गेनथाउ क्या कहता है कि राष्ट्रीय शक्ति किसी राष्ट्र की वह क्षमता है जिसके माध्यम से वह दूसरे राष्ट्रों के कार्यों को और उनकी नीतियों को प्रभावित करता है ताकि अपने हितों की पूर्ति कर सके। तो ये बात कौन कहता है? मार्गेनथाउ कहता है। अब मार्गेनथाउ के प्रमुख कथन। पहला कथन है, शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु है। दूसरा है, शक्ति साध्य व साधन दोनों हैं। यानी कि जो शक्ति होती है वह साध्य और साधन दोनों हैं। इसका मतलब है कि प्रत्येक राष्ट्र का लक्ष्य यह होता है कि वह अधिक से अधिक शक्ति को प्राप्त करे। तो किसी राष्ट्र का साध्य या लक्ष्य क्या होता है? अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना। और अधिक से अधिक शक्ति क्यों प्राप्त करनी है? ताकि राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हो सके। तो इस प्रकार शक्ति क्या है? एक साध्य भी है, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र चाहता है कि हमें अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करनी है। और शक्ति एक साधन भी है। किस बात का साधन है? राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने का साधन है। तीसरा पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम उद्देश्य चाहे कुछ भी हो लेकिन तात्कालिक उद्देश्य से शक्ति प्राप्त करना होता है। जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है उसमें प्रत्येक राष्ट्र अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है। चौथा पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। तो ये तो गए शक्ति के बारे में मार्गेनथाउ के प्रमुख कथन। तो अभी तक हमने राष्ट्रीय शक्ति की परिभाषा देखी है और राष्ट्रीय शक्ति के बारे में मार्गेनथाउ का क्या कहना है वो देखा है। अब देखते हैं राष्ट्रीय शक्ति की विशेषताएं। पहली विशेषता है, राष्ट्रीय शक्ति अस्थायी एवं गतिशील होती है। यानी कि जो किसी देश की शक्ति है वह समय के अनुसार बदलती रहती है। कोई देश समय के अनुसार ज़्यादा शक्तिशाली बन जाता है और कोई देश पहले से कमज़ोर हो जाता है। तो राष्ट्रीय शक्ति अस्थायी एवं गतिशील होती है। दूसरी विशेषता है, राष्ट्रीय शक्ति सापेक्षिक एवं तुलनात्मक स्वरूप वाली होती है।
यानी कि राष्ट्रीय शक्ति निरपेक्ष नहीं होती है, राष्ट्रीय शक्ति दूसरे राष्ट्रों की तुलना में देखी जाती है। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका शक्तिशाली है, बल्कि ये कह सकते हैं कि अमेरिका, चीन, रूस, भारत इनसे शक्तिशाली है। यानी कि शक्ति का स्वरूप तुलनात्मक होता है। किसी देश की शक्ति की चर्चा करते समय हम विभिन्न देशों की शक्तियों की तुलना करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि वह देश बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तो इस प्रकार शक्ति क्या होती है? सापेक्षिक और तुलनात्मक होती है। तीसरा है, शक्ति कई तत्वों का योग होती है। तो शक्ति में कोई एक तत्व नहीं होता है, बल्कि कई सारे तत्व होते हैं। जैसे आर्थिक तत्व भी होते हैं, सैनिक तत्व भी होते हैं, विचारधारा भी होती है, मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं। तो शक्ति में कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। चौथा है, शक्ति का सही मूल्यांकन मुश्किल है। केवल हम शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं, किस राष्ट्र के पास कितनी शक्ति है इसका सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, केवल हम आइडिया लगाते हैं। पांचवा है, शक्ति का स्वरूप मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक का मतलब है कि किसी देश के पास शक्ति तभी मानी जाएगी जब वह दूसरे राष्ट्रों को प्रभावित कर सके। तो इस प्रकार राष्ट्रीय शक्ति का स्वरूप मनोवैज्ञानिक होता है। अब आगे है, मार्गेंथाउ के अनुसार शक्ति मूल्यांकन में भूलें। यानी कि हम शक्ति का मूल्यांकन करते समय, यानी कि किसी राष्ट्र की शक्ति का मूल्यांकन करते समय कौन कौन सी भूल कर देते हैं, यह हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली भूल है निरपेक्षता। यानी कि हम शक्ति को निरपेक्ष मान लेते हैं, जबकि वास्तव में शक्ति निरपेक्ष नहीं होती है, बल्कि तुलनात्मक होती है। दूसरा है स्थायित्व। तो हम क्या करते हैं कि शक्ति को स्थायी मान लेते हैं, जबकि शक्ति हमेशा बदलती रहती है। आज कोई देश शक्तिशाली है, आज से 100 साल बाद हो सकता है कि कोई दूसरा देश सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन जाए। तो शक्ति कभी भी स्थायी नहीं होती है, वह समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। तीसरा पॉइंट है एक तत्व। तो शक्ति मूल्यांकन में हम एक भूल यह भी करते हैं कि शक्ति को एक ही तत्व पर आधारित मान लेते हैं, जबकि शक्ति में कोई एक तत्व नहीं होता है। नहीं, अगर कोई देश सैनिक रूप से शक्तिशाली है तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि वह विश्व में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा, बल्कि जो आर्थिक शक्ति है वह भी महत्वपूर्ण होती है। तो शक्ति में कई सारे तत्व पाए जाते हैं, हम केवल एक तत्व पर आधारित नहीं कर सकते हैं। तो ये तो गए राष्ट्रीय शक्ति के बारे में मार्गेंथाउ के विचार और राष्ट्रीय शक्ति की विशेषताएं। अब एक कॉन्सेप्ट आता है शक्ति शून्यता की अवधारणा या शक्ति शून्यता का सिद्धांत, पावर वैक्यूम थ्योरी। और ये किसकी है? आइजनहोवर की है। आइजनहोवर कौन था? अमेरिका का राष्ट्रपति था। तो शक्ति शून्यता की अवधारणा किसकी है? आइजनहोवर की है। अब देखते हैं कि इसका क्या अर्थ होता है। किसी भूभाग से एक महाशक्ति के हटने से पैदा हुए असंतुलन व अस्थिरता को भरने के लिए अन्य महाशक्तियों के मध्य प्रतिस्पर्धा। तो शक्ति शून्यता की अवधारणा क्या होती है कि यदि कोई ऐसा भूभाग है जहाँ पर पहले से कोई महाशक्ति, कोई शक्तिशाली देश स्थापित था, यदि वह देश वहाँ से हट जाता है तो जो और दूसरे देश होते हैं और दूसरी महाशक्तियाँ होती हैं, उनके मध्य उस स्थान पर कब्जा करने के लिए जो प्रतिस्पर्धा होती है उसको शक्ति शून्यता का सिद्धांत कहा जाता है। जैसे सुएज नहर संकट के बाद जब वहाँ पर ब्रिटेन और फ्रांस का वर्चस्व नहीं रहा, तो जो सोवियत संघ था
और अमेरिका था, उन दोनों के मध्य स्वेज नहर पर अधिकार करने के लिए प्रतिस्पर्धा हो गई। तो वो क्या था? शक्ति शून्यता का सिद्धांत था। और यह सिद्धांत किसका है? आइजनहोवर का है। अब देखते हैं शक्ति के प्रकार। तो देखो, एक तो होता है सामान्य प्रकार, एक होता है विशेष प्रकार। तो सामान्य प्रकार में तो शारीरिक शक्ति होती है, सैनिक शक्ति होती है, राजनीतिक शक्ति होती है, आर्थिक शक्ति होती है, मनोवैज्ञानिक शक्ति होती है, विचारधारात्मक शक्ति होती है। तो ये तो हो गए सामान्य प्रकार। अब कुछ इसके अलग से और प्रकार होते हैं, तो ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आप अपने नोट्स में लिख लेना कि शक्ति के सामान्य प्रकार होते हैं, जैसे आर्थिक शक्ति, सैनिक शक्ति, विचारधारात्मक शक्ति, मनोवैज्ञानिक शक्ति। तो चलिए आगे देखते हैं शक्ति के प्रकार। सबसे पहला है क्षमता शक्ति, कैपेबिलिटी पावर, यानी कि कोई देश कितना शक्तिशाली है, उसके पास कितनी क्षमता है। और ये क्षमता होती है मात्रात्मक क्षमता या मात्रात्मक शक्ति, यानी कि किसी देश के पास शक्ति की कितनी मात्रा है, उसके पास कितने सैनिक हैं और कितने हथियार हैं, तो उसको बोलते हैं क्षमता की शक्ति। यथार्थवादी इसी पर बल देते हैं। तो जो यथार्थवादी विचारक होते हैं वे सैनिक शक्ति पर ही बल देते हैं या मात्रात्मक शक्ति पर ही बल देते हैं। दूसरी होती है संबंधपरक शक्ति, रिलेशनल पावर। ये होती है प्रभाव से संबंधित, यानी कि कोई एक देश दूसरे देश को कितना प्रभावित कर पा रहा है अपने विचारों के द्वारा या मनोवैज्ञानिक रूप से। तीसरी होती है संरचनात्मक शक्ति, स्ट्रक्चरल पावर। ये जो संरचनात्मक शक्ति है ये है सुसान स्ट्रेंज की, और सुसान स्ट्रेंज की बुक का नाम है कैसीनो कैपिटलिज्म, और ये बुक लिखी गई थी 1997 में। तो संरचनात्मक शक्ति किसकी है? सुसान स्ट्रेंज की है। सुसान स्ट्रेंज कहते हैं कि किसी देश की संरचनाएं जितनी ज़्यादा मजबूत होंगी वह देश उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली होगा। उसके बाद में स्ट्रेंज 4 प्रकार की संरचनाएं बताते हैं। अगर ये 4 प्रकार की संरचनाएं किसी देश के पास जितनी ज़्यादा मजबूत होंगी वह देश उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली होगा। और ये 4 संरचनाएं कौन कौन सी हैं? ज्ञान की संरचना, वित्तीय संरचना, सुरक्षा संरचना और उत्पादन संरचना। तो जिस भी देश के पास ये 4 संरचनाएं मजबूत होंगी वह देश उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली होगा। ये जो संरचनात्मक शक्ति है ये नेट के एग्ज़ाम के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। वहाँ पर पूछते हैं कि सुसान स्ट्रेंज के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ज्ञान की शक्ति नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें एक इनमें से अलग मिलेगा। तो ये तो हो गए शक्ति के प्रकार। अब देखो शक्ति के प्रकारों में एक आता है जियोपॉलिटिक्स, भू राजनीति। तो राष्ट्रीय शक्ति का बचा हुआ पोर्शन अब 2-4 मिनट बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले बीच में देख लेते हैं जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स भी किसी देश की शक्ति का निर्धारण करती है। तो भू राजनीति क्या होती है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन भूगोल के आधार पर करना। तो जो पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसका अध्ययन यदि हम ज्योग्राफी के आधार पर करते हैं तो उसको बोलते हैं जियोपॉलिटिक्स। और जियोपॉलिटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग रूरन फिजलन ने किया था। अब जियोपॉलिटिक्स के अंतर्गत अलग अलग अवधारणाएं शामिल हैं, अब उनको देखते हैं। पहला विचारक है एटी महान। एटी महान की थ्योरी है सी पावर थ्योरी। सी पावर थ्योरी का मतलब समुद्र शक्ति सिद्धांत। एटी महान कहता है कि जिस देश की समुद्री शक्ति यानी कि नौसेना मजबूत होगी वह विश्व पर राज करेगा। जैसे कि यूके और फ्रांस, जो ब्रिटेन है, यूके है, उसकी नौसेना बहुत ज़्यादा मजबूत थी, इसलिए उसने एक समय पर पूरे विश्व पर राज किया था।
तो सी पावर थ्योरी किसकी है? एटी महान की है। दूसरा है मैकाइंडर। मैकाइंडर की है हर्टलैंड थ्योरी। हर्ट का मतलब हृदय, तो हृदय जमीन सिद्धांत, हर्टलैंड थ्योरी। तो मैकाइंडर हर्टलैंड किसको मानता है? जर्मनी से लेकर के साइबेरिया को मानता है, यानी कि जो पूर्वी यूरोप है उसको मैकाइंडर हर्टलैंड कहता है। तो मैकाइवर कहता है कि जो हर्टलैंड पर अधिकार रखेगा वह पूरे विश्व पर शासन करेगा। थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ये मैकाइंडर का कथन है कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा वह हृदय स्थल पर अधिकार रखेगा। और हृदय स्थल कौन सा है? जर्मनी से लेकर के साइबेरिया तक। जो हृदय स्थल पर अधिकार रखेगा वह विश्व द्वीप को नियंत्रित करेगा, और जो विश्व द्वीप को नियंत्रित रखेगा वह पूरे विश्व पर प्रभुत्व रखेगा। ये बात कौन कहता है? मैकाइंडर कहता है। और मैकाइंडर की थ्योरी कौन सी है? हर्टलैंड थ्योरी। और इसके लिए मैकाइंडर किसका एग्जाम्पल देता है? यूएसएसआर का, यानी कि सोवियत संघ का उदाहरण देता है। तीसरा विचारक है स्पाइकमैन। स्पाइकमैन की थ्योरी है रिमलैंड थ्योरी। रिम का मतलब होता है किनारा, जो किनारे की भूमि होती है उसका सिद्धांत। तो रिमलैंड थ्योरी किसकी है? स्पाइकमैन की है। इसके अंतर्गत स्पाइकमैन अमेरिका का उदाहरण देता है, और अमेरिका ने इसके तहत कौन कौन से संगठन स्थापित किए थे, जैसे नाटो, सीटो और सेंटो। तो जो शीत युद्ध था उसके दौरान अमेरिका ने इन संगठनों का निर्माण किया था, और ये संगठन किसके तहत आते हैं? रिमलैंड थ्योरी के तहत। चौथा विचारक है हासोफर। हासोफर का सिद्धांत है उच्च जाति हेतु पृथक क्षेत्र, और इसमें उन्होंने उदाहरण दिया है जर्मनी का। तो जो जर्मनी के नाजी लोग थे वे स्वयं को सर्वश्रेष्ठ या उच्च जाति मानते थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि जर्मनी में केवल नाजी रहेंगे, यहूदी नहीं रहेंगे। तो ये हैं 4 विचारक, इनके आपको नाम याद रखना है और इनकी थ्योरी याद रखनी है। अब आगे है जोसेफ नाय की बुक है सॉफ्ट पावर। तो ये मैंने वैसे ही लिख दिया है ताकि आपको नॉलेज रहे। तो सॉफ्ट पावर की अवधारणा किसने दी है? जोसेफ नाय ने, और इसी नाम से इनकी पुस्तक का नाम है। अब आगे है हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर और स्मार्ट पावर। ये अवधारणाएं किसने दी हैं? जोसेफ नाय ने दी हैं। हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर को मिलाकर के बनती है स्मार्ट पावर। हार्ड पावर का मतलब होता है किसी दूसरे देश पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना, या तो वो सैनिक शक्ति हो सकती है या आर्थिक शक्ति हो सकती है। इसको निर्देशित शक्ति भी बोला जाता है। दूसरी होती है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर का मतलब होता है किसी दूसरे देश के साथ सहयोग करके उसको प्रभावित करना, इसको बोलते हैं सहयोगात्मक शक्ति। तो यदि किसी देश के पास हार्ड पावर भी हो और सॉफ्ट पावर भी हो तो उन दोनों को मिलाकर के बन जाती है स्मार्ट पावर। अब आगे है कार्ल डायच के अनुसार शक्ति 2 प्रकार की होती है, सकल शक्ति और शुद्ध शक्ति, ग्रॉस पावर और नेट पावर। ये कौन कहता है? कार्ल डायच। अब है राष्ट्रीय शक्ति के तत्व। अब इसमें 2 विचारक हैं, एक तरफ है मार्गेनथाउ और दूसरी तरफ है पामर व पार्किंस। अब मार्गेनथाउ राष्ट्रीय शक्ति के 2 प्रकार के तत्व बताता है, एक है स्थायी तत्व और दूसरा है अस्थायी तत्व। स्थायी तत्व में आते हैं भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, यानी कि ऐसे तत्व जो हमेशा एक जैसे रहते हैं, बदलते नहीं हैं। दूसरा है अस्थायी तत्व। अस्थायी तत्व में आता है औद्योगिक क्षमता, सैन्य बल, जनसंख्या, राष्ट्रीय चरित्र, मनोबल, कूटनीति, सरकार के गुण, यानी कि ऐसे गुण जो मानव की क्षमता पर निर्भर करते हैं, वो होते हैं अस्थायी तत्व।
अब दूसरी तरफ है पामर व पार्किंस। ये दो प्रकार के बताते हैं, मानवीय तत्व और गैर मानवीय तत्व। तो जो मानवीय तत्व हैं वे अस्थायी तत्व हैं, जो मार्गेंथाउ के अस्थायी तत्व हैं, और पामर व पार्किंस के मानवीय तत्व हैं, वो दोनों एक जैसे हैं। और जो इधर गैर मानवीय हैं वो स्थायी तत्व हैं, यानी कि जिसमें भूगोल भी आता है और प्राकृतिक संसाधन भी आते हैं। तो ये तो गया शक्ति के तत्व। अब जो हमने स्थायी और अस्थायी तत्व पढ़े हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे स्थायी तत्व कौन सा होता है? भूगोल। अब भूगोल में 4 चीज़ें आती हैं। एक आता है क्षेत्रफल या आकार, दूसरा है जलवायु, तीसरा है स्थलाकृति, यानी कि उसमें समुद्र है या पहाड़ है या मैदान है, रेगिस्तान है, उसको बोलते हैं स्थलाकृति। और चौथा है अवस्थिति, यानी कि कोई देश विश्व के किस भाग में स्थित है। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जल्दी से पढ़ लेते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तो सबसे पहले देखते हैं क्षेत्रफल या आकार के बारे में। सलीचर के अनुसार अन्य बातों के समान रहने पर एक देश जितना बड़ा होगा उसकी सुरक्षात्मक शक्ति उतनी ही अधिक होगी। तो सलीचर क्या कहता है कि अन्य बात अगर समान रहती हैं तो एक देश जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसकी सुरक्षा उतनी ही ज़्यादा मजबूत होगी। इसके अलावा नेपोलियन कहता है कि एक देश की विदेश नीति उसके भूगोल से निर्धारित होती है। तो ये तो गया क्षेत्रफल। अब देखते हैं मानवीय तत्व या परिवर्तनशील तत्व। अब इनमें सबसे पहला आता है जनसंख्या। अब जनसंख्या में वाल्तेयर नाम का विचारक प्रसिद्ध है। वह कहता है कि ईश्वर हमेशा बड़ी फौजों के साथ खड़ा होता है। ये कौन कहता है? वाल्तेयर। दूसरा मानवीय तत्व है विचारधारा। मार्गेंथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 3 प्रकार की विचारधारा होती है। पहली है यथास्थितिवादी, जैसे कि यूएसए यानी कि अमेरिका। तो यथास्थितिवादी विचारधारा है वो वे देश अपनाते हैं जो पहले से ही शक्तिशाली होते हैं और वे चाहते हैं कि विश्व की स्थिति ऐसी की ऐसी ही बनी रहे ताकि हम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बने रहें। दूसरी है साम्राज्यवादी, जैसे पहले ब्रिटेन था और फ्रांस था और वर्तमान में चीन है। तीसरा है अस्पष्ट या प्रतिष्ठा की विचारधारा। तो मार्गेंथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 3 प्रकार की विचारधाराएं होती हैं। तीसरा तत्व है राष्ट्रीय चरित्र, साइकोपॉलिटिक्स। ये नाम दिया है रिचर्ड किचनर ने। तो इसके अंतर्गत ये होता है कि जिस देश का राष्ट्रीय चरित्र जितना मजबूत होता है, जिस देश के लोग जितने ज़्यादा चरित्रवान होते हैं, जितने ज़्यादा देशभक्त होते हैं, उस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रीय शक्ति उतनी ही ज़्यादा मजबूत होती है। चौथा है राष्ट्रीय मनोबल। इसके अंतर्गत हम चर्चिल को पढ़ते हैं और चर्चिल कहता है कि हम पहाड़ों, नदियों, सागरों व रेगिस्तानों में लड़ेंगे पर हार नहीं मानेंगे। ये कौन कहता है? चर्चिल कहता है। पांचवा है कूटनीति, और कूटनीति पर बल देते हैं जॉन फोस्टर डलेस और हेनरी किसिंजर। ये दोनों ही अमेरिका के विदेश सचिव थे। तो कूटनीति पर कौन बल देता है? डलेस और हेनरी किसिंजर। कूटनीति का मतलब होता है चाले चलना, ठीक है। अब उसके बाद में ये तो हो गए जो राष्ट्रीय शक्ति के अस्थायी तत्व होते हैं या मानवीय तत्व होते हैं उनके प्रकार। अब आगे थोड़ी सी सामान्य जानकारी है, वो है करेंसी ऑफ पावर। परमाणु बम को कहा जाता है। तो करेंसी ऑफ पावर किसे कहते हैं? शक्ति की मुद्रा किसे कहते हैं? परमाणु बम को कहा जाता है। अब टाइप्स ऑफ पावर देखो, वैसे तो हमने शक्ति के प्रकार देख लिए हैं।
अब यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक होता है सुपर पावर, एक होता है हाइपर पावर। तो सुपर पावर नाम दिया है विलियम फोक्स ने। विलियम फोक्स यूके, यूएसए, यूएसएसआर यानी कि ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ को सुपर पावर कहता है। दूसरा है हाइपर पावर, ये है बेदराइन का, और बेदराइन यूएसए को हाइपर पावर कहता है। बेदराइन कहता है कि विश्व में केवल एक ही हाइपर पावर है और वो है अमेरिका। अब आगे एक विचारक है स्प्राउट व स्प्राउट। ये कहता है कि यदि शक्ति शब्द को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शब्दकोश से बिल्कुल निकाल फेंका जाए तो शायद राज्य के संबंधों के बारे में अधिक स्पष्ट नीति से विचार करने में मदद मिलेगी। यानी कि स्प्राउट और स्प्राउट कहते हैं कि देखो, ये दो विचारक हैं और दोनों का सरनेम है स्प्राउट। तो ये विचारक कहते हैं कि यदि शक्ति शब्द को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से निकाल दिया जाए तो हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय शक्ति की अवधारणा अस्पष्ट होती है। तो ये हो गई हमारी राष्ट्रीय शक्ति।